और ये याशिका, उसमें याशिका माइक ऑन करो तो एक बार अपना। इतनी देर से आवाज नहीं आ रही है, बोल नहीं रही है कि आवाज नहीं आ रही है। चलो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अलोंग विथ डेवलपमेंट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कीप्स ऑन चेंजिंग। कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिमांड डिक्रीज इन वन सेक्टर while it increase in another sector. Along with changing structure of economy, the form of demand also changes. Structural unemployment refer to the type of unemployment which occur due to this type of structural changes. कि structural unemployment जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो चेंजेस होंगे, जो कि जैसे कि अगर जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, तो उससे क्या होगा कि उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा। जिस चीज की डिमांड कम होती है उसका प्रोडक्शन कम किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि इसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना है, उसको हमें ज्यादा लेकर आना है मार्केट के अंदर। जिसकी डिमांड कम है उस चीज को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं या उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि जो चीज का यूज ही नहीं हो रहा है, किसी के पास वही चीजें हैं जिसका मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया ना, यानी कि उसकी चीजों का कोई यूज नहीं हो रहा, उसके पास किसी तरीके के कोई पैसे नहीं आ रहे, तो वो क्या कहलाएगा, इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आपको लिखना है स्टार्टिंग से, along with development the economic structure keeps on changing. Demand decrease in one sector while it increase in another sector. अनदर सेक्टर तक ही। फिर है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर ड्यू टू रिफॉर्म इन प्रोडक्शन टेक्निक एंड यूज ऑफ मॉडर्न मशीन इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके जैसे कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा जिसको मशीन का कुछ पता ही नहीं है और उन लोगों के सामने मशीन ला के रख दी जाए तो वो क्या कहलाएंगे कि वो तो टेक्निकल, उसको यूज ही करना नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता। तो मॉडर्न टेक्निक जो है वो भी क्या करती है, लोगों को बेरोजगार बनाती है। ठीक है, तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर है फ्रिक्शनल और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल और फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसके अंदर कोई झगड़ा फसाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा कर लिया जाए, तो उसमें भी होता है ना कि निकाल देते हैं वर्कर्स को, लेबर्स को। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे कि द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एमर्ज बिटवीन टू पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट. It occurs due to transitioning from one job to another, strikes, blackouts, etc. This type of unemployment takes place at temporary basis. यानी कि जहाँ पर लोग ज़्यादातर स्ट्राइक पर होते हैं या जहाँ पर लोग अनदर दूसरी कंपनी में एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर बार बार ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके के जो बेरोजगार होते हैं वो कहलाते हैं फ्रिक्शनल और फ्रैक्शनल। यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कहीं काम करते हैं और फिर वो कहीं पर झगड़ा कर लिया, कहीं पर स्ट्राइक पर चले गए, कहीं पर कुछ आंदोलन में घुस गए, तो इसकी वजह से वो दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक से दूसरी में जो जाते हैं नौकरी, एक जगह से दूसरी जगह पर जब कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बीच में जो वो कई दिनों तक जो बेरोजगार बैठे रहते हैं, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, इनका फ्रिक्शनल और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तक करना है। फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो रेगुलर अप्स एंड डाउन्स, कंडीशन ऑफ सीजन एंड स्लम्स emerging in an economy is called trade cycle. When condition of slump occur in trade cycle, then the level of overall demand reduce, and due to this production and unemployment also decline. Because of decline in overall demand or trade cycle, the problem of cyclic unemployment emerge. यानी कि जहां पर जैसे कि कोई भी रेगुलर अप्स एंड डाउन्स सीजन्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिसके अंदर उसे अचानक से काम छोड़ना पड़ सकता है किसी भी पर्सन को। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो किस में आती है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। यानी कि एक रूटीन बन जाता है कि अगर मान लो सीजन के अकॉर्डिंग है तो वो नेक्स्ट उसी सीजन में ही आके काम करेगा,
और फिर अगले साल फिर उस सीजन में काम करके फिर नेक्स्ट वो उसी सीजन में ही आके काम करे। तो ये एक उसका रूटीन बन गया है कि वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने ही काम कर सकता है। या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम है कि घर पे कोई बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, एक ही पर्सन हो, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, कभी तो 2 महीने की छुट्टी, कभी 4 महीने की छुट्टी। तो ऐसा कुछ रेगुलर किसी के मतलब की लाइफ में चलता रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जो कंटिन्यू एक ड्यूरेशन देता है जिस पर्सन को कि आपको इतना टाइम पीरियड पर ही वो काम करता है और अदरवाइज वो अदर मैटर्स में इन्वॉल्व रहता है। तो वो इस तरह का जो टाइम है कंटिन्यू जो चलता रहे, एक साइकिल बन जाए जिसका, तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर है हिडन और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन और डिस्गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं जिस टाइप्स में, उन सभी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो छिपी हुई है, या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। At time, a person seemed to be engaged in employment, but actually his contribution in total production is negligible or zero. Even if the additional or extra workforce employed in this type of work is eradicated, then also there is no reduction in the total quantity of production. This is called hidden unemployment. This type of unemployment is mostly found in agricultural activities taking place in rural areas of undeveloped countries. यानी कि किस तरीके की बेरोजगारी, की लोग जो हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड वो वर्क तो करते रहते हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी में उनका कोई रोल नहीं होता। काम तो सभी कर रहे हैं, कई लोग जो होते हैं वो कहीं अपने घर पे कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन सिर्फ उससे उनका घर का खर्चा ही चलता है। वो उसको कहीं मार्केट में जाके सेल करेंगे या उसके बदले उनको पैसे मिल जाएंगे। बहुत लार्ज बेसिस पर उनका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि वो किसी इंडस्ट्री से जाके मिलेंगे, वहां पर उनका कोई सप्लाई होगा। घर के ही लोग मिलकर अपना काम करते हैं, या वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं, एम्प्लॉयड नहीं होते। लोग जो खेती करते हैं उन्हें हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड नहीं कहते हैं। वो एग्रीकल्चर बेस अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका रूटीन है, अपने घर का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो रूटीन बेस्ड जो उनका काम होता है, जिसके बदले उनको पैसे तो मिलते हैं लेकिन सिर्फ फॉर देयर फैमिली सर्वाइवल, फैमिली सर्वाइवल के लिए। सो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो इसके अंदर देखो आपको, एज इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्री, स्ट्रक्चरल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड हियर एट लार्ज स्केल, कि यहाँ इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखी गई। इन डेवलप्ड कंट्रीज साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली फाउंड, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें तो स्ट्रक्चरल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, और जो डेवलप्ड है उनमें साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट है और डेवलप्ड कंट्रीज में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हिडन और डिस्गाइज्ड में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ है। जो सेकंड पैराग्राफ है उसको डेवलपिंग कंट्रीज लिखकर हेडिंग डालकर उसमें स्ट्रक्चरल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डाल देना, और फिर डेवलप्ड कंट्रीज में साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है किसमें, साइक्लिकल में, इसमें व्हेन से सेकेंड लाइन में, व्हेन कंडीशन ऑफ स्लम occur in trade cycle, then the level of overall demand reduce, and due to this production and unemployment is also decline. ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से कॉजेज हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि ऐसी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, इन इंडिया द लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, and along with this a new problem of educated unemployment has also took place.
इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें जॉब ओरिएंटेड हो, और यहाँ पर जो लिटरेसी और एजुकेशन लेवल है उसको इंक्रीजिंग किया जा रहा है कंटिन्यूसली। कितनी भी मतलब कि कई ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी हम देखते हैं अपने आसपास जो कि लिटरेट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उन लोगों को जॉब नहीं मिल सकती, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो ही सबसे ज्यादा हम देखते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। In this professional utility is very low. Here, even after getting education, the students remain unable to get employment. यानी कि यहाँ पर एजुकेशन मिलने के बाद में भी कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिल पाती। In the same way in India, training converts in individual into human wealth due to which employment opportunity increase. यानी कि अब एजुकेशन को ट्रेनिंग बेस पर कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग भी साथ में ऐसी दी जानी चाहिए जिससे लोग क्या हैं आगे जाके कोई अपना जॉब कर सके। जैसे कि होता है ना कि घर पे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, जो शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट कर सके, तो वो किससे आएगा, एजुकेशन से। तो सबसे मोस्ट जो है वो एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर आप लोग लिखोगे इन इंडिया से, इन इंडिया द लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, यहाँ से लेकर जॉब ओरिएंटेड तक, और फिर इवन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक। फिर सेकंड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, की पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये तो सब चीज का प्रॉब्लम है, एंड लेबर फोर्स। द गवर्नमेंट इज रनिंग वेरियस प्रोग्राम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बट दीज हैव बीन far from satisfactory in employing the whole labor force of rapidly increasing population। कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जितने भी लोग हैं सभी एम्प्लॉयड हो, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो लेबर फोर्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन इंडिया, फॉर दिस फास्ट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नीडेड। यानी कि यहाँ पर ऐसी जरूरत है, यानी कि कितनी इंडस्ट्री, कितनी सारी चीजें जो भी सेटल की जाए तो वो किस बेस पर हो सकता है, एक लिमिटेड पॉपुलेशन होने पर ही सारी चीजें डेवलप हो सकती है। पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उससे क्या होंगे, रिसोर्स तो जितने हैं उतने ही काम आएंगे। रिसोर्स तो उनके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ते नहीं है, रिसोर्स उतने ही रहेंगे, ज़मीन उतनी ही रहनी है, इंडस्ट्रीज उतनी ही रहनी है। अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तो वो किस बेस पर होगा, जितने पॉपुलेशन है उसी बेस पर। इंडस्ट्री पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्री तो बढ़ेगी नहीं, उतने ही लोग उसमें 100% अगर उसमें जॉब कर सकते हैं, 100% उसमें इंक्लूड हो सकते हैं जॉब के अंदर, तो उतने ही लोग रहेंगे। पॉपुलेशन अगर 1000 है तो 100 लोगों को सिर्फ वहाँ लिया जा सकता है, तो 1000 को कैसे वहाँ हम एडमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा आती है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो इसमें हम लिखेंगे द गवर्नमेंट इज रनिंग से लेकर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तक। फिर है अनसुटेबल टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दिस टेक्निकल इज कैपिटल इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयज लेस लेबर। दिस टेक्निक इज नॉट यूजफुल फॉर कंट्रीज सच एज इंडिया। यानी कि इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ मशीन अगर काम करेगी तो लोग फिर क्या करेंगे, लोगों की अगर कमी मशीन जो है वो पूरी कर देगी तो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो अनसुटेबल टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ के लोगों को क्या कर रही है, बेरोजगार बना रही है। तो इन इंडिया सच टेक्निक शुड बी डिराइव्ड which use the massive labor force available here. Use of modern technology is also a prime reason for unemployment in India। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी क्या कर रही है, लोगों को बेरोजगार बना रही है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको टिक करना है। इंडिया तक, और फिर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए प्राइम रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा जो है वो बैकवर्डनेस है, कि पिछड़ापन जिसे हम कहते हैं। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्लो डेवलपमेंट इज ए मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया।
कि जो बैकवर्डनेस है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं उनको क्या कर रही है, और ज़्यादा पीछे कर रही है, कि उसमें न्यू टेक्निक की ज़रूरत है, न्यू टेक्निक से ही डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर में हमें मॉडर्निटी यूज़ करनी चाहिए। प्रेजेंट अबाउट 50% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. Slow development of agriculture sector remain unsuccessful in creating sufficient unemployment opportunity for the large population of India. कि अगर एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक यूज नहीं की जाएगी तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उनके अकॉर्डिंग न्यू टेक्निक यूज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर आप फर्स्ट स्टार्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज तक लिखोगे। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और वो भी किससे, विदाउट एम्प्लॉयमेंट, बिना किसी काम के। कैसे? यूजुअली अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ड्यूरिंग द लास्ट 35 years इंडिया हैज डेवलप्ड रैपिडली but the contribution of service sector remained comparatively more in this development. Employment generation of service sector is comparatively less as compared to agriculture and industrial sector. Hence, even after rapid economic development, employment opportunity have not increased importantly. यानी कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला नहीं है, लेकिन फिर भी देश जो है वो काफ़ी डेवलप्ड होता जा रहा है। जैसे कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, अगर हम बाकी देशों की से तुलना करते हैं तो वैसे तो बहुत पीछे, लेकिन अगर फिर भी इंडिया जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है पहले से। तो ये जो डेवलपमेंट है वो किसके, बिना एम्प्लॉयमेंट के, लोगों के पास काम है नहीं, बेरोजगार है, लेकिन फिर भी क्या है, देश जो है वो डेवलप्ड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जो, यानी कि किस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और फिर भी इंडिया जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। As a consequence of development, along with structural reforms in India, excessive workforce was need to be employed in other sector through organized planning. यानी कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग प्रोसेस जो है, यानी कि कोई भी काम को करने से पहले हमें उसका एक प्लानर तैयार करना चाहिए। बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के अगर हम कोई काम करेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हर चीज़ में हम पीछे होते जाते हैं। सिंस द गवर्नमेंट रन वेरियस प्रोग्राम टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो भी कई ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो चला रही है, येट देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। दिस प्रोग्राम हैड वेरियस ड्रॉबैक्स एंड देयरफॉर देयर बेनिफिट्स कुड नॉट रीच द करेक्ट पर्सन, यानी कि इसमें जो कमियां हैं वो क्या है कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो करेक्ट पर्सन तक नहीं पहुंच पा रही है। वही लोग वो फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये आपके कॉजेज हो गए। इस लास्ट वाले पॉइंट में आपको टिक करना है, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन इंडिया से लेकर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग तक। Since the government ran various program to remove unemployment, between them तक कर लो इसको, और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट में यूजुअली अलॉन्ग विद डेवलपमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक, और फिर एम्प्लॉयमेंट थर्ड लाइन से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक। ठीक है, ये आपके कॉजेज हो गए अनएम्प्लॉयमेंट के। अब नेक्स्ट है मीजर्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या क्या मीजर्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे फॉर अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के। एक ही पैराग्राफ है, वो कंप्लीट हो जाएगा अभी है। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर to such an extent that the measures taken for their
रिस्पेक्टिव इरेडिकेशन आर नॉट डिफरेंट, यानी कि जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से होते हैं, तो इसी तरीके से उनके कुछ मेजर्स भी हैं कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. In the last 40 years, the government ran various programs of providing labor, job and self-employment and made effort to remove their coexistence. यानी कि लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स जो हैं वो चालू की हैं. एंड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि मनरेगा है. देयर हैज़ बीन ए मेजर डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला है, ज़्यादातर कहाँ पर, रूरल एरियाज में. Various self-employment programs which are running parallel have reduced the unemployment level that it is impossible to bring the employment rate to zero. यानी कि जो पहले ये माना जाता था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एम्प्लॉयड पर्सन हम ज़्यादा देखेंगे. Structural and frictional unemployment always remain in little about in every economy. Due to unemployment, a nation remain unable to little its optimum level of possible productivity, and it loses that part of production forever which is could otherwise produce by employing all the people. यानी कि इसी अनएम्प्लॉयमेंट से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो मेनली स्कीम्स हैं उसके थ्रू बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है, एम्प्लॉयड भी हुए हैं लोग. और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना ज़्यादा, तो ये तो नहीं कह सकते कि हम देश के अंदर अनएम्प्लॉयड जो है वो है ही नहीं, लेकिन बहुत उसका जो रेशियो है वो बहुत कम हो चुका है. So the government can take the following steps to reduce the condition of unemployment. कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए, वो पॉइंट्स देख लो, आपको लिखना यहीं से ही है, इसी हेडिंग से. द गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ से आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से. देयर शुड बी अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड मिनिमम ड्रॉबैक्स इन प्रोग्राम्स ऑफ प्रोविजन ऑफ लेबर जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रन बाय द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स जो प्रोग्राम्स चालू करती है जिसमें लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू कर सकते हैं या उसमें रोजगार में उनको हिस्सा मिल सकता है, कई कमियां होने के कारण भी कई लोगों को रोजगार दिया गया है. एजुकेशन शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड द यूथ शुड बी इंस्पायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जिससे लोगों को जॉब मिल सके, और उसके साथ साथ जो यूथ हैं वो इंस्पायर्ड किए जाते हैं ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें. बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी ट्रेनिंग और विथ फुल ट्रेनिंग एंड बाय डेवलपिंग देयर स्किल्स. जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनको डेवलप करके उनको न्यू जॉब प्रोवाइड कराना. And along with development, in order to employ excessive agriculture workforce, की agriculture based activities को ज़्यादा प्रोत्साहन करना, यानी कि उस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सबसे ज़्यादा करना. द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट शुड बी इंक्रीज, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तो उससे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होगी. इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ में वर्कफोर्स जो लेबर हैं वो सबसे ज़्यादा लगेंगे, तो जैसे एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए. एंड एक्सपेक्टेडली एंड इफेक्टिव प्रोग्राम ने मेक इंडिया कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेप्स इनिशिएटेड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड मोमेंटम टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट. कि सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेट करना किसके लिए, मेक इंडिया कैंपेन की, जो इंडिया में जो चीज़ें बन रही है उसी को ही हम यूज़ करें और उसी में ही अपना डेवलपमेंट किया जाए. इस 4th पॉइंट आप लिखोगे द एन इफेक्टिव प्रोग्राम से, एंड स्टेप्स इनिशिएटेड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट तक. अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी लार्जली इरेडिकेट through rapid industrial development. Every year lakh of youngsters join the labor force in India. This is an opportunity as well as a challenge for India. It is needed to make new policies and provide employment to this youth. Fresh individual employment related policies
should be made in such a way that this along with the present employed individual attention should also be paid upon fresh individual who have entered in the workforce। कि इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया, जिसके अंदर जितने भी यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ही उनको ट्रेनिंग और पॉलिसीज दी जाती है, जिससे वो अपने आगे जाके अपना सेल्फ जो है, अपना कोई भी बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट तो ये मेक इन इंडिया वाला हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखोगे एवरी ईयर लैक ऑफ यंगस्टर्स ज्वाइन द लेबर फोर्स इन इंडिया। Employment related policies should be made in such a way that in this along with the present employed individual attention should also be paid upon fresh individuals। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम 15 वाला चैप्टर है क्या बचा हुआ है?